हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार है, आप सभी को प्रणाम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज़ आज से हम शुरू कर रहे हैं। आपको डेली क्लास मिलेगी। अभी टाइमिंग हमने फिक्स नहीं की है और ये क्लास का जो हमने नाम रखा है वो है आपका 10 का दम। मतलब क्या है इसका, आपको मैं बता दूँ 10 सवाल हर एक वीडियो में आपको मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। जो भी है आप भी ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 10 आप कितने कुछ क्वेश्चंस को सही करते हो। आज से हम इसे शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है EVS और SST। यहाँ से आज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सवालों की जो संख्या होगी वो 10 होगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मैं दे दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी नाम है। आप ऐसे ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 8081743734 पर आप संपर्क करें। तो भाई चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और दोस्तों माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वो पूछा है सन 1853 में जब हम बात करते हैं भारत की पहली यात्री ट्रेन जो है वो चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? आपसे कहा है मुंबई से ठाणे बोला है, कलकत्ता से अलीपुर बोला है, कलकत्ता से दमदम और यहाँ पर मुंबई से पुणे के बीच। ये रहे आपके ऑप्शंस। कमेंट सेक्शन में आप आंसर यहाँ पर ज़रूर करिएगा। आप कर भी रहे होंगे। ऐसे में अगर मैं बात करूँ 1853 में जो यात्री ट्रेन को लेकर के, ऐसे में 30 से 35 कहीं 34 किलोमीटर मिलता है कहीं कुछ। तो यहाँ पर मुंबई से ठाणे के बीच में मैं आपको बता दूं बोरीबंदर जगह थी, उसके बीच में यहाँ से ये ट्रेन आपको देखने को मिलेगी 1853 में सबसे पहले, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई गई थी। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ से वो होगा पहला सवाल, पहला ऑप्शन। माफ़ी चाहेंगे। आगे चलते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन की तरफ। और जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है ये आपसे कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1961, 1971 बोला है, 1981 बोला है या फिर 1951 में। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय एकता परिषद को लेकर के, जी हाँ, तो आप अपना उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना को लेकर के, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 में। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? पहला। उम्मीद करते हैं कि 2 सवाल में आपने दोनों ही सवाल सही किए होंगे। एक तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है, आपको बहुत अच्छे से विजिबल होगा। ये कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो ये पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? सोनपुर में, पुष्कर, नासिक या फिर हरिद्वार। तो अगर मैं बात करूँ, आप चित्र के माध्यम से भी बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे कि पशु मेले में किस तरीके का दृश्य जो है वो आपको देखने को मिलता है या मिलेगा अगर आप कभी यहाँ पर विजिट करते हैं तो। ठीक है, तो आपसे कहा है सोनपुर है, पुष्कर है, नासिक है, हरिद्वार है। मैं आपको बता दूं, जब आप सोनपुर की बात करते हैं बिहार, वहाँ पर आपको सबसे बड़ा पशु मेला या सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन देखने को मिलेगा। तो तीसरे का आंसर जो आएगा वो हमारा पहला आएगा। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। आपसे इन्होंने कहा है, ये कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि समता के अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में देखने को मिलता है? अनुच्छेद को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कह देते हैं भाई? ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं। और ये जो समता का अधिकार है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ राइट टू इक्वलिटी की। तो आखिर राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात कहाँ पे की गई है? अनुच्छेद संख्या 14 से 18 तक में, अनुच्छेद संख्या 23-24 में, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में, या फिर हम बात करें अगर अनुच्छेद संख्या 19 से लेकर के 22 तक में। आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं समता का अधिकार या फिर अगर मैं भारतीय संविधान के बारे में बात करूं, तो भाग संख्या 3 में मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात बताई गई है। फंडामेंटल राइट्स में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों के बारे में उल्लेख है। कितने? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। इसी में जब हम बात करते हैं भाग संख्या 3, भाग संख्या 3, तो इसी में 12 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 35 तक में हमारे जितने भी मूल अधिकार हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है।
इसी में जो पहला मूल अधिकार है हमारा या मौलिक अधिकार है वो है समता का अधिकार, और इसके बारे में जो उल्लेख देखने को मिलता है वो अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 18 तक में है, यानी कि 14, 15, 16, 17, 18। इसमें राइट टू इक्वलिटी, समानता या समता के अधिकार के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथे के बाद पांचवा सवाल हमसे पूछा है, कहते हैं किस देश में लचीला संविधान लागू है। एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के अगर हम बात करें तो चीन है, अमेरिका दिया है, यूनाइटेड किंगडम दिया है और भारत दिया है। आपको मैं बता दूं काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है इसमें। आप ये भी बोलते हो कि भारत का संविधान भी लचीला है, ये भी कहते हो आप। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम का भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है संविधान। आपसे पूछा है, आंसर बताइए भाई। जब हम बात करते हैं लचीले संविधान को लेकर के तो उसमें जो नाम आता है वो यूनाइटेड किंगडम का देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो तीसरा देखने को मिलेगा। एक और सवाल पर चलते हैं, छठे क्वेश्चन पर। इसमें आपसे इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। रेंडियर की बात की है इन्होंने, गर्म मरुस्थल करके लिखा हुआ है यहाँ पर मानसून है, टैगा लिखा है, टुंड्रा प्रदेश लिखा हुआ है। रेंडियर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, बहुत अच्छी तरीके से एक सुनहरा सा, एक प्यारा सा जो रेंडियर है वो आपके स्क्रीन पर। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो रेंडियर जो है वो हमें टुंड्रा प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ऐसे में यहाँ से करेक्ट आंसर आपका डी आएगा। एक सातवें सवाल की तरफ चलते हैं। सातवें सवाल में आपसे इन्होंने पूछा है कि कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। ये कार्बी एंगलोंग पठार जो है ये किस आपके फिजिकल जो भी एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगर मैं हिमालय की बात करूं, क्या इसका विस्तार है या पार्ट है कह सकते हो आप। क्या तिब्बत का है, क्या शॉन पठार का है, या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का है। स्क्रीन पर आप बहुत अच्छी तरीके से एक मैप देख पा रहे होंगे, और ये जो मैप है जब हम इंडिया की बात करते हैं, ज़रा यहाँ पर गौर करिएगा, इस वाले पर, यहाँ पर इस साइड में, मतलब मैं बात कर रहा हूँ आप जब ईस्ट साइड की बात करते हैं भारत के, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश करके लिखा हुआ है, यहाँ पर नागालैंड है, ये मणिपुर है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पर आपको बांग्लादेश मिलेगा, और ये भूटान है आपका, ठीक है। जो लिखा हुआ है स्पेलिंग आपकी थोड़ी सी अलग है, ये भूटान है। तो मैं आपको बता दूं, जब हम कार्बी एंगलोंग पठार की बात करते हैं, ये हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक हिस्सा है, यानी ये हमारे प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, आसाम, जो कि हमें आसाम में देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश के नीचे। आप यहाँ पर रेड कलर से बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये जो रेड रेड दिख रहा है ये कार्बी एंगलोंग पठार ही है। तो मैप में भी मैंने आपको समझा दिया। यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है दोस्त कि मॉनसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है, मतलब कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर तक की बारिश हो तो वहाँ पर हम ये कह सकें कि यहाँ पर मानसूनी जो फॉरेस्ट है उनके पाए जाने की संभावना होगी। चित्र में यहाँ पर जो आपको वृक्ष दिख रहे हैं ये मानसूनल जो फॉरेस्ट हैं उन्हीं के हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो 150 से 200 सेंटीमीटर, 50 to 150 सेंटीमीटर, 70 to 100 सेंटीमीटर, या फिर 70 to 200 सेंटीमीटर आपके ऑप्शंस में लिखे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ जो मानसूनी वनों को लेकर के, तो ये जो पाए जाते हैं वो आपके 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर की जहाँ पर वर्षा होती है, या इतने तक में जहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी, आपको ये मानसूनल फॉरेस्ट भी वहीं पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका डी आएगा। 8 सवाल हो चुके हैं, 9वें सवाल पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जरा देखिएगा। ये कहते हैं एलिफेंटा द्वीप स्थित है। जब एलिफेंटा आइलैंड के बारे में हम बात करते हैं, ऐसे में चूँकि यहाँ पर आपसे इन्होंने कहा कि गोवा का तट है, मुंबई का तट है, आपका कच्छ तट है, या फिर गंगा डेल्टा में, जो इस समय चित्र आपके स्क्रीन पर है ये एलिफेंटा द्वीप का ही है। एलिफेंटा जैसा कि नाम आप बहुत अच्छे से जानते हो, एलिफेंट से ही एलिफेंटा बना है। एक हाथी की विशाल प्रतिमा यहाँ से मिली थी, मैं आपको बता दूं। मुंबई से लगभग 8 से 10 किलोमीटर आप देखोगे दूर तो आपको एलिफेंटा द्वीप देखने को मिलेगा। इसका जो एरिया है वो 10 से 16 किलोमीटर स्क्वायर है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि टाइड एंड एब
यानी कि ज्वार भाटा यहाँ पर आता रहता है, इसकी वजह से इसका जो एरिया है वो आपको चेंज होता दिखेगा। तो 10 से 16 किलोमीटर स्क्वायर में आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने कहा एलिफेंटा, विशाल हाथी की प्रतिमा देखने को मिली थी, ठीक है, इसकी वजह से एलिफेंटा द्वीप इसका नाम पड़ा। और ये कहाँ है आपका, तो जैसा कि मैंने बताया, जब आप महाराष्ट्र मुंबई की बात करते हो तो मुंबई के तट पर आपको जो है एलिफेंटा की गुफा देखने को मिलेगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से आएगा वो बी होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपने 9 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से किए होंगे। कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप अपने दोस्तों सहपाठियों तक ज़रूर शेयर कर दिया करें। डेली हम आपको मिलेंगे, अभी टाइमिंग कोई हमने फिक्स नहीं की है, लेकिन ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, कम टाइम में आपके 10 सवाल विद एक्सप्लेनेशन, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ मेरे लिए सुझाव है तो भी आप ज़रूर लिखें। एक सवाल आपसे पूछा है 10 नंबर में, कहते हैं उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, और ये कहते हैं मोर है, गौरैया है, तोता है, या फिर सारस क्रॉन्च करके लिखा हुआ है, जिसे हम क्रॉन्च करके बोलते हैं। तो आप चित्र में भी बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे, जो पहचान रहे होंगे यहाँ पर, तो चित्र में ही आपका उत्तर भी है। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है दोस्तों वो सारस क्रॉन्च करके है आपका। यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी आएगा। और ये जो आप फिगर, ये जो चित्र आप देख पा रहे हो, ये क्रॉन्च का ही है जो इस समय आपके स्क्रीन पर विजिबल है। तो उम्मीद आशा है कि 10 आउट ऑफ 10 आपने सही किया होगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा कि कितने सवाल आपने सही किए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ से कुछ अच्छा लगा हो लाइक शेयर तो बनता है भाई, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी डेली बेसिस पर। यहाँ पर प्लेलिस्ट भी चेक करें अधिक वीडियोस के लिए। आपको कोई भी वीडियो अगर नहीं मिलता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने के लिए भी 8081743734। हम आपको PDF फाइल भी जल्दी ही देना शुरू कर देंगे इनकी, ठीक है। कोई हमारे लिए सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे एक और 10 के दम में दूसरे वीडियो को लेकर के। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए।